दोस्तों नॉर्मली हम सब लोग बात करते हैं, आजकल एक बड़ा विज़वर्ड चला हुआ है कि हमें इको फ्रेंडली लिविंग में रहना है, हमें सस्टेनेबल लिविंग करनी है, हमें प्रकृति के पास रहना। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कहना और करना बहुत फ़र्क आ जाता है। हम लोग कहते सब हैं, लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, वो करते भी हैं। तो हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से आज आपको मिलवाएँगे। उनका आप घर घूमिए, हमारे साथ देखिए, आपको हर जगह पे जो वो कहेंगी इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान, वो सारी बातें उन्होंने अपनी लाइफ़ में उतारी हैं। आप उनका घर देखिए, घर की ब्रिक वर्क देखिए, उसकी वॉल्स देखिए, उसका आस-पास का एनवायरनमेंट देखिए। आपको लगेगा कि आप शायद किसी जंगल में और एक कुटिया में आके रह रहे हैं। और सच मानिए यहाँ पर बैठकर इतनी शांति है कि आपको किसी पहाड़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। शहर के अंदर ही इतनी शांति है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं इस घर की मालकिन से, और जो ये इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल लिविंग का जो ड्रीम है, लेकर चली हैं और यही सबको सिखा रही हैं। तो मिलवाते हैं आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली और लवर एकता जी से। एकता जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। पहले तो सूप बहुत टेस्टी है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ये भी कुछ नेचुरल तरीके से बना है? नेचुरल वेजिटेबल्स ओनली। ओनली कोई उसमें वो नहीं, पैकेट वाला नहीं है? नहीं, पैकेट वाला कुछ नहीं है, हाँ, प्रॉपर वेजिटेबल्स है। राइट। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि आपने ये जो घर को इतना अच्छे से मेंटेन किया है। नॉर्मली ऐसे घर बनाने देखने में लगते तो हैं कि बड़े सस्ते से जुगाड़ टाइप में बन जाते हैं, लेकिन ये बनते बड़े कॉस्टली हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे इसमें कॉस्ट नॉर्मल से कितनी ज्यादा आ जाती है? देखिए, अगर हम एक लें कि इनिशियल कॉस्ट तो ज़रूर एक बार आती है, क्योंकि हमें मटेरियल्स में दिक्कत आती है एंड आर्टिसंस की दिक्कत आती है। सो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर वो वियर एंड टियर वाले खर्चे कम हो जाते हैं। यस। एंड दूसरी चीज ये है कि जैसे अभी हमने लाइटिंग की हम बात करें, या जैसे अभी मुझे 1 साल हो गया है यहाँ पर रहते हुए, सो मैं एक्सपीरियंस लेना चाहती थी कि मैंने जैसे ये सारा घर लाइन से बना है, ब्रिक से बना है, आर्टिफिशियल मटेरियल्स यूज नहीं हुए, तो क्या इफेक्ट आता है जैसे जैसे वेदर चेंज होता है। सो देखा जाए तो 1 साल मतलब 4 सीजन हो गए। तो गर्मी में मुझे यहाँ पर कोई खास एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैंने रात को आके 3-4 घंटे एसी चलाया, दैट वाज सफिशिएंट। तो सर्दी में तो वैसे सर्दी में नॉर्मल से ज्यादा ही लग रही है यहाँ पे। यस यस एक्चुअल में इसका इफेक्ट है। यस। तो जो रिटर्न है ना, वो इसमें बेनिफिशियल है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो रही है, आपका पोल्यूशन कम है, आप हेल्दी लिविंग में हैं। एंड जैसे अभी मैं वाटर टैंक वगैरह लाइन से बनाऊंगी, तो जब लाइन कंटेनर में रखा हुआ पानी है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, सो कैल्शियम डेफिशिएंसी, सो हेल्थ बेनिफिट्स है। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, सॉरी फॉर द डॉक्टर्स, बट ये सारी चीजें जो है वो मेरे बैंक बैलेंस को ऐड ऑन ही करेंगी। राइट। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, शायद आपको दिख रहा होगा, तो हम ये जो सोफे पे बैठे हैं, ये भी वेस्ट मटेरियल को यूज करके टायर्स के ऊपर बनाया गया और रोप के साथ बहुत अच्छा इसके ऊपर डिजाइनिंग किया गया। अच्छा एकता जी, ये बताइए, आपने जब ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप एनवायरनमेंट की फील्ड से आती हैं या एग्रीकल्चर की फील्ड से आती हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जुड़ने के लिए कोई एक माध्यम तो रहता है। तो इसका जुड़ाव कैसे है? देखिए, मेरी एज सच कहीं से भी मेरे एंसेस्टर्स उसमें भी शायद मेरे नाना जी हैं जो गाय प्रेमी, ठीक है, वो उन्होंने पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा गायों की सेवा की है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं आज जो कर रही हूँ, शायद कहीं वहां से मुझे इंस्पिरेशन आई होगी, बट अदरवाइज मुझे नहीं पता। हमारी फैमिली में या पहले मेरी बैकग्राउंड भी नहीं है, मेरी क्वालिफिकेशन भी टेक्नोलॉजी में है, तो एज सच बैकग्राउंड में कोई भी नहीं है। टेक्नोलॉजी में बोले तो टेक्नोलॉजी मेरी क्वालिफिकेशन बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एमसीए है, तो विच इज टोटली डिफरेंट। कहाँ एमसीए, कहाँ कंप्यूटर्स, कहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और कहाँ पेड़ पौधे। जी बिल्कुल। तो आप थोड़ी सी खिसकी तो नहीं है? आप कह सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट से प्यार होना कहना एक नॉर्मल सी बात है, कह के इस्तेमाल करना वो खिसके लोगों का ही काम है। यस, लेकिन उसको रियल लाइफ में लेकर आना, उसके लिए थोड़ा सा खिसका होना जरूरी है। जैसे मैंने गाड़ी ली तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं, मुझे पेट्रोल डीजल पे नहीं जाना, आई बॉट सीएनजी। तो अब वही है कि मुझे सीएनजी ही लेना है। गाड़ी क्यों ली फिर, बैलगाड़ी क्यों नहीं ले ली? बिल्कुल, बैलगाड़ी भी एक प्रेफरेंस है, बट चलने नहीं देते। वो थोड़ी उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। जब विलेजेस में मूव करेंगे तो पक्का बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल करेंगे। राइट। तो एकता जी, जैसे आपने कहा कि आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो अपना कंप्यूटर्स की तरफ से है,
तो कंप्यूटर्स में हमने ये भी सुना आपने टीचिंग भी करी है? जी, बिल्कुल। तो आप कंप्यूटर पढ़ाते-पढ़ाते पेड़-पौधे कैसे पढ़ने लग गई? पेड़-पौधे पढ़े नहीं है, पेड़-पौधों ने मुझे पढ़ाया है। ओके। है ना? सो उनसे पढ़ने की जो इच्छा थी, उनसे जो लर्निंग मिल रही थी, उसने मुझे इतना पैशनेट किया कि मैं उनके साथ ही जुड़ गई हूँ। हुँ, हुँ। क्योंकि पेड़-पौधे ऐसे दोस्त हैं, जो हमसे कभी कुछ माँगते नहीं हुँ, हैं, हुँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ देते हैं। हुँ, और यही जो देने की टेंडेंसी है हुँ, पौधों की, हुँ। जो लर्निंग मिली है, उसी ने मुझे उनके साथ जोड़ा है। अच्छा, ये जो पीछे हम दीवार देख रहे हैं, ये आपने पूरी की पूरी वॉल आज इसका कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं इसको वर्टिकल वर्टिकल गार्डन्स। गार्डन्स यस, कहते हैं, यस, ये यस। दीवारें बनाई जा रही हैं। तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि अगर दीवार के ऊपर कोई पेड़-पौधा आ जाए या पानी का मॉइस्चर है तो दीवारों पे सीलन आनी शुरू हो जाती है। तो आप तो पूरा का पूरा गार्डन उगा रही हो, तो इसमें दीवार पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं देखिए, ये प्रॉपर टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। ऐसे नहीं है कि हम लोग दीवार के ऊपर पौधे यूजुअली जो दीवारों के ऊपर ट्रेडिशनली होता था हुँ, हुँ। कि नीचे हम लोगों ने कुछ क्रीपर्स वगैरह लगा दिए और हुँ, फिर वो दीवार की हेल्प से आगे ग्रो हुँ। कर रहे हैं। तो वो वाला प्रोसेस नहीं है। मनी प्लांट उसमें सबसे ज़्यादा लगाया जाता था इस तरह से नहीं, पहले। बहुत सारे हैं। हुँ, जैसे छिपकली बेल है, हुँ, इस तरह के क्रीपर्स हैं जो वॉल के ऊपर पूरा होल्ड कर लेते हैं, हुँ, उससे दीवारें खराब होती हैं। लेकिन वर्टिकल गार्डन जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कई तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं हुँ, एंड उसमें दीवार पर पौधा नहीं उगता है। हुँ। उन इक्विपमेंट्स में पौधा लगाया जाता है और उसको रीअरेंज किया जाता है कि वो वॉल के ऊपर दिखा दिखाई देता है। दिखा हाँ। अच्छा, इसमें पौधों का जो साइज़ होता है नॉर्मली एक लिमिट तक ही बढ़ता है, तो ये प्रैक्टिकली ऐसे पौधे चूज़ किए जाते हैं कि इससे ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर वो फैलाव उनका ज़्यादा हो जाएगा। जी, एक्चुअली वर्टिकल गार्डन जब बनाए जाते हैं तो उसमें मेनली ख्याल रखा जाता है कि हम इंडोर में लगा रहे हैं, हुँ, आउटडोर में लगा रहे हैं, कितनी हवा है, कितनी सनलाइट आ रही है। हुँ, और पौधों का चुनाव ऐसा होता है कि जिसमें ऑल सीज़न प्लांट्स, हुँ, उसमें हम लोग टेम्परेरी प्लांट्स नहीं लेते हैं, हुँ, अदरवाइज़ फिर वो ग्रीन वॉल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, हुँ, हुँ, अगर आपको हर सीज़न पौधे चेंज करने पड़ रहे हैं हुँ, तो। हुँ, तो आपकी फिर वो वॉल खाली लगेगी। हुँ, हुँ, तो ऑल सीज़न प्लांट्स, परमानेंट प्लांट्स, और उनमें भी हम लोग सिर्फ़ ग्रीन्स पे काम नहीं करते हैं, पौधों में भी रंग हैं। हुँ, तो उन रंगों के, जैसे एक पेंटर अपनी पेंटिंग बनाता है और हुँ, उसमें अलग-अलग रंग भरता है, हुँ, वैसे ही वर्टिकल गार्डन और गार्डन्स बनाना भी एक आर्ट है। आर्ट है। हुँ, उसमें हमने कौन से कलर भरने हैं, कितना साइज़ होना चाहिए, हुँ, कैसे होना चाहिए। सो दैट इज़ अ कंप्लीट आर्ट, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि समझ नहीं पाते हैं। सबको लगता है कि पौधा ही तो है, हुँ, हुँ, बट पौधा जो है एक लाइफ है, लाइफ है, ठीक है? बिल्कुल। बाकी चीज़ें हम घर में लाके सजा लें, उसको मेंटेन करें ना करें, लेकिन पौधे जो हैं वो लाइफ है। जब हम हुँ, एक पौधा लगाते हैं तो इसका मतलब हम एक ज़िंदगी को पाल रहे हैं। जी। तो हमें उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से हाँ, मतलब लेना सिर्फ़ चाहिए। शौक के लिए नहीं पाल देना चाहिए कि कल को सूख जाए तो फेंक दो। तो यस, अगर उसको पाल रहे हो तो उसको प्रॉपर ढंग से पालना चाहिए। यस। उसको ये सोचें कि हम घर में अपना एक दोस्त लेकर आए हैं, राइट, एक नई ज़िंदगी लेकर आए हैं और उस ज़िंदगी की हम पर एक ज़िम्मेदारी है। राइट। अच्छा, एकता जी, जो आपने कंप्यूटर्स का जब आपका सफ़र रहा, आपने तकरीबन मेरे ख्याल 15-16 साल आपने टीच भी किया है। जी, तो वो एक अच्छा खासा करियर था और कंप्यूटर्स तो वैसे ही मतलब जब से आया है और अब तक बूम पे ही है। और जी। वो कहते हैं नोट छापने की करियर है जो अगर कंप्यूटर्स के करियर में आ जाए, और इसमें नोट जेब से लग रहे हैं। तो आपने वो चली चलाई मशीन क्यों बंद कर दी? आज को तो लोग कहते हैं भोला बाबा दे दे नोट छापने की मशीन। तो आपने तो छपी छपाई मशीन बंद कर दी। देखिए, मुझे मनी मेकिंग मशीन नहीं बनना। ओके। ठीक है ना? मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। लेकिन मैं इसमें मुझे थोड़ा-सा करूँगा, आप गुप्ता होते हो, मतलब बुरा मत मानिएगा, मतलब इट्स नॉट अ वो, पर वो कहते हैं ना बनिया पैसा नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप चली चलाई पैसों की मशीन छोड़ रही हैं। पर आप ये देखिए ना कि जिसको आप कह रहे हैं बैंक बैलेंस को या इन सब चीज़ों के, देखिए वो भी ज़िंदगी जीने के बिल्कुल, लिए एक नेसेसिटी है। बिल्कुल। बट मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है और जो मेरी जो एसेट्स हैं, वो हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट यही हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि इन्हीं से मुझे खाना मिलना है, इन्हीं से मुझे पानी मिलना है और इन्हीं से मुझे हवा मिलनी है, हुँ, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जीने के लिए। हुँ, हुँ, ठीक है ना? बाकी चीज़ें तो जो भी रहेंगी वो मेरे बैंक में रहेंगी या हुँ, लॉकर में रहेंगी, तो मुझे उसका एज़ सच कोई डेली लाइफ़ में कोई बेनिफिट नहीं है। डेली लाइफ़ में जो बेनिफिट है मुझे इन्हीं का है। जी। सो मेरे अकॉर्डिंगली मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो यही है, हुँ, हुँ, पौधे हैं। एक पौधे की कीमत मैंने, याद है मेरे पास ऐसे पौधे हैं जो मैंने 2003 में हम लोग चंडीगढ़ आए थे, हुँ, तो मेरे पास उस वक़्त के भी पौधे हैं। हुँ, हुँ, सो वो ऐसे कंपेनियंस बन चुके हैं और उनकी कीमत हुँ, जो है वो गोल्ड से भी ऊपर हो चुकी है हुँ, हुँ, इस वक़्त। राइट। सो दैट इज़
एसेट। वो मानने की बात है ना कि आप किस चीज को अपना एसेट मान के चलते हो, आपके कहते हैं ना वो नजर वो क्या एक शायर ने किसी ने कहा, कहता है नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। तो वही वाली बात है कि अगर आपको नजारा बदलना है तो आपको अपनी नजर का देखने का तरीका बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरी थॉट्स में आता है कि हम ऑक्सीजन बैंक क्रिएट करें, के प्लांट बैंक क्रिएट करें, सो जो हमारी इतनी बड़ी एसेट है। राइट। अच्छा एकता जी, नॉर्मली ये कहा जाता है कि जब आदमी पैशनेट होकर कुछ काम को करता है तो उसे कई बार बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे प्रोफेशनल लेवल पे। प्रोफेशनली आप सेक्रीफाइस कर चुकी हैं और हमने ये भी सुना कि आप पर्सनल लाइफ में भी आपके बहुत उथल पुथल रही, तो उसका क्या कारण बना? जो आदमी पेड़ पौधों से इतना प्यार करता है वो अपने रिलेशंस की वैल्यू तो बहुत ज्यादा करता होगा, तो उसके रिलेशन टूटने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्यार भी रिश्तों के टूटने का कारण बन जाता है। हाँ, कह सकते हैं। है ना? तो जब बहुत ज्यादा हमारी प्यार वाली चीजें आती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, डिपेंडेंसी बढ़ती है। यस, डिपेंडेंसी बढ़ती है, ओवर एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि एक सिचुएशन आती है जब ऐसा लगता है कि भाई कुछ गलत है ना? तो ऐसी सिचुएशंस जब आती हैं तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो जाता है। राइट। और मैं किसी भी चीज को सेक्रीफाइस नहीं लेती हूँ, इट्स अ चैलेंज। सो जैसे बहुत देर पहले मुझे मेरे जो आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु हैं, उन्होंने एक सेशन के ड्यूरिंग एक बात कही थी कि होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, एक क्लास में जाते हैं, फिर दूसरी क्लास में जाते हैं, सो वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, और उन एग्जाम्स का लेवल भी जो है वो हमेशा टफ ही होगा। सो अगर आपकी लाइफ में टफ लेवल आ रहा है तो दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग। ओके। सो आई एक्सेप्टेड एवरीथिंग एज अ ग्रोथ, एज अ लेसन, एज एन एग्जाम एंड एज अ ग्रोथ। उसको मैं सॉरी टू इंटरप्ट कि मैं वो उसको सेक्रीफाइस वाला वर्ड जो है वो नहीं यूज करना चाहूंगी। मैं ग्रोथ यूज करूंगा। ग्रोथ लर्निंग, ठीक है? तो लाइफ ऐसी क्लास है, ऐसा स्कूल है जो हमें एवरी मोमेंट प्रैक्टिकल लर्निंग दे रहा है, विदाउट एनी सिलेबस। और ये भी नहीं पता कब कौन सा बम कहाँ जाके फूटेगा। जी, आपने वो बात कही ना, मैंने पीछे एक स्पिरिचुअल ऑरेटर थे, उनको सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था कई बार ना हमारी जिंदगी में बहुत सारा टफ टाइम चल रहा होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि वाई मी, कि मेरे साथ ही क्यों चल रहा है। फिर उन्होंने कहा, कहते हैं ना जो बच्चा घर में सबसे ज्यादा प्यारा होता है ना उसको सबसे ज्यादा डांट पड़ती है। तो कहते हैं लाइफ में भी ऐसा होता है, भगवान को जब लगता है ना कि आप सबसे ज्यादा बड़े फाइटर हो तो वो आप ही को टफ सिचुएशन देता है कि अगर ये इसमें से निकल जाएगा तो ये जिंदगी में कुछ भी कर जाता है। तो कई बार वो सिचुएशंस क्रिएट इसलिए होती है कि आपको कई बार हमें खुद को अपनी कैपेबिलिटीज नहीं पता होती, तो वो टफ सिचुएशन जो है वो हमें कैपेबिलिटीज बताती है। आपके ऐसा कहने पे आपने जो कहा मैं उसी पे आने वाली थी। तो व्हेन आई पास्ड माय कॉलेज आई रेड अ नॉवल नथिंग लास्ट फॉरएवर। तो उसमें 3 फ्रेंड्स की स्टोरी थी। तो उसमें से एक फ्रेंड के साथ यही था, वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही होती है, तो उसके जो मेंटर होते हैं ना वो उसको बहुत ज्यादा डांटते हैं, बहुत ज्यादा डांटते हैं, इस हद तक डांटते हैं कि वो लड़की जो है वो उससे फियर के साथ साथ नफरत करने लगती है कि व्हाई दिस पर्सन इज डूइंग दिस टू मी। देन अल्टीमेटली कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि वो लड़की बहुत ही बैड कंडीशंस में, ट्रायल्स में फंस जाती है, कोर्ट ट्रायल्स में फंस जाती है, एंड देन वो ओनली मेंटर होते हैं जो आके उसको सपोर्ट करते हैं। एंड देन फिर उस वक्त पे यही रियलाइजेशन आती है कि क्यों वो उसको ज्यादा डांट रहे थे, क्यों टफ बनाने के लिए। यस, उसको टफ बनाने, बिकॉज उन्होंने उसका टैलेंट देख लिया। सो मे बी आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड, और मुझे भी लगता है कि शायद जो भी हो रहा है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो ग्रोथ के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं परिजय के नाम से जी। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? परिजय इज अबाउट, इफ आई से इनिशियली जब इसका नाम आया था तो मेरे दोनों बच्चों के नाम पर आया था। Pari is my daughter and Jaditya is my son. Okay. So Pari Jaya बोल रही थी तो same name. But slowly it came to my mind that Pari is like an angel and Jaya is for the victory. So it's angel's victory. Okay, angel's victory is what? Right now we are fighting for environment. Like हमें साफ पानी नहीं मिल रहा है, हमें साफ हवा नहीं मिल रही है,
हम लोग इतनी सारी बीमारियों के साथ जूझ रहे हैं, कभी कोविड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, सो ऐसे लगता है कि हम लोग बायोलॉजिकल वॉर वाले फेस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इन सारी सिचुएशंस में अब हमारी जो लड़ाई है, असल में लड़ाई जो है, जैसे हम एक नई आज़ादी एक इवेंट करते हैं अगस्त में, तो मकसद ये था कि आज हमें कैसी आज़ादी चाहिए। तो परिजय का यही मतलब है कि इन सब बुराइयों के ऊपर एक विजय, वो परिचय। मुझे ना आपकी बात से वो बात याद आ गई, जावेद अख्तर ने बहुत साल पहले किताब लिखी थी तरकश के नाम से, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी छोटी सी कविता लिखी थी। उसमें कहा था, ऊंची दीवारों से गिर गया है मकान मेरा, ऊंची दीवारों से गिर गया मकान मेरा, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो आज के हमारी जो हाई राइज अपार्टमेंट वाली जो जिंदगी है, वो हमें मतलब जो एक सनलाइट है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो जिसके ऊपर हमारा फ्री का हक है, हमें वो भी नहीं मिल पाता क्योंकि दूसरों ने घर इतने ऊंचे ऊंचे बना दिए। वो आपकी बिल्कुल। अच्छा, एक आप नवोत्थान करके एक चलाती हैं जी, वो एक हर साल आपका एक इवेंट होता है जो आपका फ्लैगशिप इवेंट है इसका परिचय का, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि हमने सुना वो आने वाला है, तो हमारे दर्शकों को पता चले, शायद कुछ लोग नए जुड़ सके आपके साथ। बिल्कुल। देखिए, नवोत्थान हमने 2018 में शुरू किया था। एक्चुअली शुरू 2018 में नहीं हुआ है, ये शुरू हुआ था 2008 में। ओके। 8 या 9 में, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है। उस टाइम पे हमने 2 बार ऐसे इवेंट किया, बट उस टाइम पे कुछ ऐसा मकसद नहीं था। लेकिन 2018 में जब हमने शुरू करा, तो नवोत्थान क्या था? अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू इनोवेशन। ओके। तो उसमें हमें ये था कि हम लोग सपोर्ट करें आर्ट को। आई थिंक हिंदी में जिसको नव उत्थान बोलते हैं, उसमें आपने नवोत्थान कर दिया। जी, नव उत्थान। नवोत्थान इज एक्चुअली हिंदी वर्ड, ठीक है। तो उसका मतलब ही है कि न्यू बिगनिंग, न्यू इनोवेशंस। तो कि हम लोग यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं। हम अपने बच्चों को भी यूज एंड थ्रो सिखा रहे हैं। हम तो रिलेशंस को भी यूज एंड थ्रो बना दिया हमने आज की डेट में। बहुत प्रैक्टिकल हो गए। सो वो यूज एंड थ्रो नहीं करना है। तो उसमें जैसे हम 2 कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, फ्री हैंड ब्रशलेस पेंटिंग कॉम्पिटिशन। उसका मकसद था कि आर्ट, आपको पेंटिंग करनी है तो उसके लिए आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी चीज के लिए। आपको ब्रश चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको नहीं चाहिए, नहीं, यू नीड जस्ट अ पेपर। पेपर भी नहीं मिलेगा तो और भी बहुत कुछ है जिसके ऊपर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको आपके हाथ कुछ भी आप यूज करके आप पेंटिंग कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज फ्री हैंड ब्रशलेस पेंटिंग कॉम्पिटिशन। सेकेंड इज क्रिएट फ्रॉम वेस्ट। कि जो आप वेस्ट तब तक वेस्ट है जब तक कि आप उसको यूज नहीं कर रहे। हाँ, जैसे ये है, ये देखो, लोगों के लिए कहने के लिए टायर वेस्ट है, हमारे लिए आज सोफा बना हुआ है, हमारा सिंहासन आज यही है। जी बिल्कुल सही बात। तो वेस्ट तभी तक वेस्ट है, और अगर वेस्ट है, किसने क्रिएट किया? हम ही ने क्रिएट किया, तो उसके लिए जिम्मेदारी हमारी ही है। माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो उसको हमने करने के लिए, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि आज से अगर हम लोग 50, 60, 70 साल पहले की बात करेंगे, तो फैशन इंडस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं। बिल्कुल। टेलर्स होते थे, ठीक है, वहां से डिजाइन बनते थे, और घरों में लेडीज स्टिच करती थी, इसी तरह से होता था। लेकिन अभी फैशन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और सबसे ज्यादा वेस्ट भी फैशन इंडस्ट्री में एग्जैक्टली टेक्सटाइल से सबसे ज्यादा वेस्ट। सबसे ज्यादा, क्योंकि हम लोग जो कपड़ा एक सीजन में डालते हैं, दूसरे सीजन में हम डालना नहीं चाहते, चाहे उसको फैशन के नाम पे ले लो या उसको ट्रेंड के नाम पे ले लो, वो सबसे ज्यादा वेस्टेज है। जी। तो इसी तरह से हमारा जो एक ड्रीम, मेरा विजन है, ड्रीम है कि वेस्ट इंडस्ट्री को भी इसी तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड वे में हो, प्रॉपर एकेडमीज हो जहाँ पे स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं। तो मकसद यही था कि जब वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स आए, वो आर्टिस्ट और आर्टिस्ट जो यहाँ से बड़े नेशनलाइज्ड आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी सीखें, अपना आर्ट दिखाएं, तो वो सोचें कि ये भी एक करियर हो सकता है। तो वो कहते हैं ना कि देखो, हमारी इंसान की आज की डेट में फितरत क्या होगी, जब तक हमारे ऊपर किसी चीज का पनिशमेंट नहीं आता या हमारे ऊपर फाइन नहीं आता ना, तब तक हम उस चीज को ना क्या कह सकते हैं कि हम उसकी केयर नहीं करते। आई मैं पीछे एक पढ़ रहा था, एक साउथ में एक कोई वो है, आपका सफारी है या शायद एक कोई वो है जू है, जिसमें उन्होंने क्या करा है कि आप पानी की बोतल घर अंदर लेके जाइए, स्टील की है तो कोई इशू नहीं है। अगर आप प्लास्टिक की पानी की बोतल लेके जा रहे हैं तो आपको स्टिकर लग जाएगा और उससे आपके 100 रुपए ले लिए जाएंगे। क्या वापसी में अगर खाली बोतल लेके आओगे तो अपना 100 रुपए ले जाओ, अगर आप बोतल फेंक के आ जाओगे तो आपका 100 रुपए गया। तो हमारी आदत क्या कि 20 रुपए का पानी है, उसके लिए मैं 100 रुपए तो दे नहीं सकता, तो मैं बोतल बाहर लेके आता हूँ। लेकिन अगर फ्री में कर दो तो मैं कहीं पे भी फेंक के आ जाऊंगा। तो इस तरह की मुहिम हमें चलानी पड़ती है। कई बार
समाज को सुधारने के लिए? जी, बिल्कुल चलानी पड़ती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो ये पनिशमेंट तो बहुत छोटी है। ये तो हमें दिख रही है कि 100 रुपए की पनिशमेंट है, लेकिन जो पनिशमेंट हम डेली बीमारियों की फॉर्म में हमें मिल रही है, उसको तो हम रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसपे हमारा कितना खर्चा हो रहा है, उसको भी हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं। एक्चुअल पनिशमेंट तो हमारी वो है, जो हमें कुदरत की तरफ से मिल रही है, हमारी ही गलतियों की वजह से। हमारी गलतियों की वजह से। साफ हवा ही नहीं मिल पा रही, जो हमें डेली बेसिक नीड है, जो हमारी चाहिए जीने के लिए। जी, बिल्कुल। क्योंकि अभी ऑक्सीजन बार्स खुलने शुरू हो गए हैं। आप जाइए देखिए, अगर आपको अच्छी सांस लेनी है तो भी आप किसी बार में जाकर अच्छी सांस लेंगे। तो वो ये चीजें जो है अब हमें ही डिसाइड करना है कि ये हमने कहाँ जाना है, हमने बच्चों को क्या देना है। हमने अपने बच्चों को बैंक बैलेंस, गोल्ड, बड़े बड़े फ्लैट्स, नंबर वो एक भी नहीं, बहुत सारे फ्लैट्स देने हैं, ये सब देना है, या हमने बच्चों को खुली हवा में सांस लेने की आजादी देनी है, ये हमें ही डिसाइड करना होगा। अच्छा, जो आपका ये नवोत्थान का कॉन्सेप्ट है, इसमें मेरे हिसाब से यूथ को जोड़ना बहुत जरूरी है। जी जरूर। तो शायद इस एपिसोड को देखने के बाद कुछ लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, या कुछ लोग आपके साथ वॉलंटियरली काम करना चाहेंगे। तो वो अगर आपसे मिलना चाहे तो यू आर ओपन, की आपकी एक बना हुआ एक सेट है कि आपके साथ वही लोग काम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो है ना, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर इनोवेटिव आइडिया जो है वो वेलकम है। राइट। सो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है और अपने आइडियाज को आगे लेके जाना चाहता है, वो आपके साथ आ जी, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, आप में से कोई भी जो परिजय के साथ या एकता जी के साथ इस एनवायरनमेंट को साफ रखने की मुहिम में जुड़ना चाहता है, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगी, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एकता जी, चलते चलते सूप बहुत मजेदार था। तो बहुत मजा आया इस ठंड के माहौल में, इसने हमें गर्म रखा। तो ये पूरा एपिसोड हमारा हुआ। सच मानिए, आपने एक अलग सा पर्सपेक्टिव दिया है लोगों को जिंदगी को जीने का। मतलब शहर में रहते हुए भी आपने अपने लिए गांव क्रिएट कर लिया। लोगों कहते हैं ना, आजकल टाइम पास करने के लिए पहाड़ों पे जाने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने घरों को आसपास को इस तरह का बना ले, शायद हमें कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो हम आपकी मुहिम को करते हैं सलाम और आपसे लेंगे विदा। मिलते हैं अगली बार जिंदगी के किसी और मोड पे। थैंक यू जी। तब तक थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।